प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर। और पिछली क्लास में हमने यूएनओ पर चर्चा प्रारंभ की थी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसमें हमने सुरक्षा परिषद पर आज चर्चा करनी है। उससे पूर्व हमने महासभा पर, जनरल असेंबली पर चर्चा की थी। आज सुरक्षा परिषद का जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसका यूएनओ में जो रोल है उसके बारे में हम एक संक्षिप्त सारगर्भित चर्चा करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो मजमून है वो हमें ऐसे समझना है कि सुरक्षा परिषद वास्तव में इस वैश्विक संस्था का एक ऐसा निकाय है, ऐसा बॉडी है जो मुख्य रूप से विश्व शांति और सुरक्षा, वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस के दायित्व को निभाता है। और वैसे तो हम कहें कि जैसा कि हमने जनरल असेंबली में भी पढ़ा था कि पूरे यूएनओ का ही एक विशेष जो मोटो है वो वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस है, लेकिन स्पेशली इसके अंगों में चार्टर के अनुसार जो दायित्व लिखित रूप में जिस ऑर्गन पर दिया गया है, जिस अंग पर दिया गया है, वो है सुरक्षा परिषद। और इसका जो प्रमुख ध्येय है वो वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चार्टर इसे विभिन्न शक्तियों से विभूषित भी करता है। तो सबसे पहले हम इसके संगठन को समझने का प्रयास करेंगे। यूएनओ के जो निर्माता हैं उनके मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण धारणा ये थी कि समूचे विश्व समुदाय के अंतर्गत उस समय, तत्कालीन समय में 5 महाशक्तियों की जो विचारधारा प्रचलित थी, तो उन 5 महाशक्तियों का मतैक्य होना विश्व शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये मुख्य विचार यूएनओ चार्टर के निर्माताओं के मस्तिष्क में था और उनकी मित्रता और मतैक्य पर विश्व शांति कायम रह सकती है, ऐसी उनकी एक प्रगाढ़ मान्यता भी थी। इसके परिणाम स्वरूप डम्बर्टन ऑक्स जो सम्मेलन हुए उसमें इस तथ्य पर बल दिया गया था कि एक ऐसे कार्यपालक अंग की स्थापना की जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो और 5 बड़े राष्ट्र, 5 बड़ी महाशक्तियां उसमें समान रूप से शामिल हों, क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार, उनकी मान्यता के अनुसार इन 5 महाशक्तियों का एक मंच पर आना, एक साथ कार्य करना वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक सजग प्रहरी का कार्यभार ग्रहण कर सकें और जो हमेशा सत्र में रहता हो, जिसका सत्र कभी समाप्त नहीं होता हो, और विश्व शांति के लिए जो संकट सिद्ध होने वाले हैं, शांति भंग या आक्रामक जो कृत्य हैं, उन पर कृत्यों की विद्यमानता पर शीघ्र ही निर्णय लेकर उनके निराकरण हेतु तुरंत और प्रभावशाली कार्रवाई को पूर्णतः अंजाम देने में सक्षम हों। इसीलिए यूएनओ के जो निर्माता रहे, इन्होंने इस संस्था में, विश्व संस्था में सुरक्षा परिषद में निहित शक्तियां उनको निहित कर दी और इसको, सुरक्षा परिषद को जो विश्व शांति का पहरेदार घोषित किया। एक तरीके से महासभा की अपेक्षा एक बहुत छोटा सदन है, किंतु उसकी जो शक्तियां हैं वो महासभा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है वह सर्वोच्च विश्व शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में जो सुरक्षा परिषद का एक कार्यपालक अंग सुरक्षा परिषद को माना गया है। इस संगठन का जो चार्टर है उसमें 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद संबंधी नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मूलतः जो इसके सदस्य थे वो 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे। प्रारंभिक जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उनके रूप में, बाद में जैसे जैसे यूएनओ का परिवार बढ़ता गया और यूएनओ के सदस्य संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रतिनिधित्व में एक रूपता लाने के लिए इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य जो है सुरक्षा परिषद के माने गए। 5 स्थायी सदस्य उस समय की जो महाशक्तियां थी उनको इसमें रखा गया। क्योंकि जहाँ तक सदस्यता का प्रश्न था वो महासभा ने 10 अस्थायी सदस्यों में पूरे वैश्विक प्रतिनिधित्व को शामिल करने के उद्देश्य से इसकी संख्या में इस रूप में बढ़ोतरी की गई थी। इसकी जो महासभा की कार्यप्रणाली थी उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है वो सीमित रखी गई
15 सदस्यों की, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन 5 राष्ट्रों के अतिरिक्त और कोई महान शक्ति विद्यमान भी नहीं रह गई थी जो विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रखने में सक्षम प्रतीत हों। वास्तव में यह उस समय का एक राजनीतिक निर्णय था तथा इन 5 स्थायी सदस्यों का नामोल्लेख चार्टर में गतिशीलता की जगह स्थायित्व के तत्वों का समावेश करने का प्रयास किया गया था ताकि इसकी सदस्य संख्या और न बढ़े। जहाँ तक इसके कार्यप्रणाली का प्रश्न है, कार्यप्रणाली सुरक्षा परिषद के उद्देश्यों में जब हम कहते हैं कि विश्व शांति और सुरक्षा इसका मुख्य ध्येय है, वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस, विश्व शांति एवं सुरक्षा जो है, वैसे तो पूरे यूएनओ का ही मुख्य ध्येय है, किंतु सुरक्षा परिषद को इसकी स्पेसिफिकली जो है जिम्मेदारी दी गई है चार्टर में, और ये स्थायी रूप से सत्र में रहती हैं। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर 24 घंटे में बुलाई जा सकती है, 24 घंटे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। ये हमेशा से सत्र में रहती हैं, हमेशा से सत्र में रहती हैं और 14 दिनों में एक बार, 14 दिनों में एक बार बैठक होती है। और अगर विश्व के किसी हिस्से में शांति को खतरा हो, सुरक्षा को खतरा हो, तो 24 घंटे की अल्पकालिक सूचना पर बैठक बुलाई जा सकती है। 24 घंटे की अल्पकालिक सूचना पर बैठक बुलाई जा सकती है। तो निश्चित रूप से ये तुरंत कार्रवाई करने वाले एक अंग के रूप में मौजूद है। सुरक्षा परिषद प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से सिर्फ एक प्रतिनिधि रहता है, अतः इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य ही उपस्थित हो सकते हैं, जिसमें गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने और निर्णय लेने में सुविधा होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जो प्रोसीड्यूरल मैटर्स होते हैं, प्रोसीड्यूरल जो मैटर्स होते हैं उनमें 9 सदस्य होने चाहिए और 9 सदस्यों का जो अनुपात है वो 5+4 होना चाहिए, अर्थात स्थायी 5 सदस्य इनमें निश्चित रूप से होने चाहिए। अब प्रश्न ये है कि प्रोसीड्यूरल मैटर्स कौन कौन से मामलों को कहा गया है या प्रक्रिया संबंधी मामले किस किस को कहा गया है। ऐसे मामले जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, उसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्रवाई चलाने के नियम, सदस्यों को बैठक में सम्मिलित करने के लिए निमंत्रित करना आदि सभी प्रक्रिया संबंधी मामले माने जाते हैं। प्रक्रिया संबंधी मामले माने जाते हैं, परंतु अन्य सभी मामले महत्वपूर्ण मामले होते हैं। अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ यह आवश्यक होता है कि 5 स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हों। तो प्रोसीड्यूरल मैटर्स के अलावा जो है प्रक्रियात्मक सबस्टेंटिव मैटर्स होते हैं, वहाँ भी 9 सदस्य, और यहाँ अनिवार्य रूप से 5 स्थायी सदस्य होने चाहिए। यहाँ अनिवार्यता इतनी नहीं है जितनी कि सबस्टेंटिव मैटर्स में है। यहाँ 9 सदस्यों की गणपूर्ति मान्य मान ली जाती है। गणपूर्ति यहाँ भी 9 सदस्य हैं, लेकिन उसका अनुपात निश्चित रूप से इतना होना चाहिए। यहाँ अगर ये अनुपात 5 और 4 का नहीं हो तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। कुल मिला के 5 सदस्य जो स्थायी हैं उनका स्वीकारात्मक मत यहाँ पर होना चाहिए। तो सबस्टेंटिव जो मैटर्स होते हैं उनमें 5 सदस्यों का वीटो का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, और अगर कोई भी एक सदस्य इसमें निषेध मत का प्रयोग कर लेता है, जिसे हम वीटो कहते हैं, तो वो वीटो पावर का प्रयोग करके उस मामले को यहाँ पर ही स्वीकृत होने से रोक सकता है। तो प्रक्रिया संबंधी मामले और महत्वपूर्ण मामलों में यही अंतर है। किसी भी इसमें जो नियम है वो ये है कि संबंधित दल मतदान नहीं करता है। यदि कभी सुरक्षा परिषद में ऐसे विषय पर विचार होता है जिसे संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, तो वह राज्य सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है।
जहाँ तक इसका जो क्षेत्राधिकार है वो पूरे विश्व में क्षेत्राधिकार और कार्य, इसका जो फंक्शन है और इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरा विश्व है, और कार्य जो है विश्व शांति और सुरक्षा है। विश्व शांति एवं सुरक्षा, विश्व शांति और सुरक्षा इसका मुख्य कार्य है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उससे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त हैं। नए सदस्य राष्ट्र को सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य जो महासभा से मिलकर करती हैं बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। जब तक इन विषयों में सुरक्षा परिषद महासभा को संस्तुति नहीं कर देती है तब तक महासभा उन पर अपना अंतिम निर्णय पारित नहीं कर सकती है, उनको नियुक्तियां नहीं दे सकती है। जैसे कि सदस्य राष्ट्रों का जो है यूएनओ में प्रवेश संबंधी, सदस्यता संबंधी जो विवाद है, निष्कासन से संबंधित जो मामले हैं, आईसीजे के जो जजेज हैं उनकी नियुक्ति के जो मामले हैं उन पर महासभा की सिफारिश से ही सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही महासभा अंतिम निर्णय करती है। केवल सुरक्षा परिषद शांति भंग करने के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद ये निर्णय करती है कि यदि राष्ट्र ने किसी परिस्थिति में विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या शांति भंग हो रही है एवं यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक, सैनिक कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार है और सदस्य राष्ट्र चार्टर की इच्छानुसार उक्त निर्णय को मानने और लागू करने को बाध्य होते हैं। इसी प्रकार नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में भी सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त हैं। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को यूएनओ के महासचिव के पास आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है जिसे वह सुरक्षा परिषद के विचार हेतु भेजता है। सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की राय पर एवं उस देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करती है जिसमें वह बहुत विशिष्ट परिस्थितियों से संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है। सुरक्षा परिषद की उक्त सिफारिश के आधार पर ही स्थायी सदस्यों की सहमति पर आधारित है। यूएनओ का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर सुरक्षा परिषद एवं अंत में महासभा अपने निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापना करना है। सुरक्षा परिषद पहले विवाद को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है और अंत में सैन्य कार्रवाई की शक्ति और अधिकार का प्रयोग करती है। चार्टर में यूएनओ की सेना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और यहाँ ये कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार अवश्य है कि वे सदस्य राष्ट्रों में से किसी भी समय उसे सेनाएं उपलब्ध कराने को कह सकती है जिसे वे निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने का आदेश दे सकती है। चार्टर ने सुरक्षा परिषद को और भी यहाँ पर पावरफुल रिच बनाया है, अधिकृत किया है कि वे शांति की स्थापना के लिए जल, थल और नभ सेना का यथाउचित उपयोग कर सकें। इसके लिए चार्टर में ये प्रावधान रखा गया है कि सदस्य राष्ट्रों पर एक कानूनी बाध्यता होगी कि वह अपनी सशस्त्र सेनाओं में हमेशा एक ऐसी टुकड़ी तैयार रखे जो यूएनओ द्वारा मांगे जाने पर वह उसको प्रदान करें और उस सेना को सुरक्षा परिषद अपने विश्व शांति और सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के हेतु से विश्व के उस हिस्से में डिप्लॉयड कर सकती है जहां पर उसे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो गई हो या कहीं आक्रमण जो है हो गया हो तो उसको रिपील करने के लिए वह ऐसा कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के जो निपटाना का जो प्रश्न है उसमें सुरक्षा परिषद मुख्यतः 4 तरीके अपनाती है। क्षेत्राधिकार और कार्यों में विश्व शांति और सुरक्षा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद को निपटाना भी शामिल है। इसके लिए वो मुख्यतः 3-4 तरीके अपनाती है। सर्वप्रथम संबंधित राष्ट्र को आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरे, पंचों और मध्यस्थों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव रखती हैं।
तीसरे और प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर चौथे और अंतिम उपाय के रूप में सैन्य कार्रवाई के विकल्प को भी अपना सकती है। जो अंतिम विकल्प है, प्रथम विकल्प नहीं है। उपरोक्त तीनों विकल्प अगर असफल हो जाते हैं तो फिर चौथे और अंतिम विकल्प के रूप में ही सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव या आदेश जो है वो करती हैं। यूएनओ के पास अपनी कोई सेना नहीं है, पर उस सैन्य कार्रवाई के लिए उसे सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं प्राप्त हो जाती है। जैसा कि पूर्व में भी हमने जिक्र किया कि यूएनओ के चार्टर में स्पष्ट उल्लेख है कि सदस्य राष्ट्र अपनी सशस्त्र सेनाओं में एक टुकड़ी हमेशा तैयार रखेंगे, ऐसी टुकड़ी तैयार रखेंगे जो यूएनओ द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रदान करें, और ऐसी डिमांड करने पर सदस्य राष्ट्र उसे अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजते हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट जो है सुरक्षा परिषद अपने आदेश से लागू करती है। सुरक्षा परिषद में जो मतदान प्रणाली है और जो वीटो का निषेधाधिकार का जो प्रयोग है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और इसमें चार्टर की जो धारा 27 है, चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मतदान प्रक्रिया और निषेधाधिकार या वीटो, निषेधाधिकार जिसे वीटो हम कह रहे हैं, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 27 में, धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषय में 9 सदस्यों के जो स्वीकारात्मक मत हैं, या यूँ कहें कि 9 सदस्यों के जो पॉजिटिव जो वोट हैं, इन वोट के आधार पर सुरक्षा परिषद प्रक्रिया संबंधी विषयों का ऐसे मामलों से हैं जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय स्थान का निर्णय, सहायक अंगों की स्थापना, कार्रवाई संचालन के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना आदि शामिल है। जिसके अतिरिक्त सब विषय सारवान या सबस्टेंटिव माने जाते हैं, और ऐसे जो सबस्टेंटिव जो मैटर्स होते हैं उनमें 9 सदस्यों का मत स्वीकार होना चाहिए, पॉजिटिव वोट होना चाहिए। और इसमें जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि 5+4 का अनुपात होना चाहिए, 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना चाहिए। अगर 5 में से एक सदस्य ने भी नकारात्मक मत का प्रयोग किया तो वह निषेधाधिकार का प्रयोग कहलाएगा, वीटो का प्रयोग कहलाएगा, और वह कार्रवाई जो है संपन्न नहीं हो पाएगी। अस्वीकृत वह विषय समझा जाएगा, और इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार या वीटो का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में निर्णय के लिए 5 सदस्यों की सर्वसम्मति अनिवार्य है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य इन विषयों में निर्णय लेने के लिए अपना नकारात्मक मत प्रदान करता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इस प्रकार स्थायी सदस्यों में से किसी भी सदस्य का नकारात्मक मत सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है, और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की ये जो शक्ति है वही निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति कहलाती हैं। इस प्रकार तथाकथित 5 बड़े राष्ट्रों में से कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य के संबंध में निर्णय लेने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में, लागू करने में सक्षम हो सकता है, किंतु स्वयं विधि के ऊपर है। निषेधाधिकार का जो प्रयोग है, उस प्रयोग में 16 फरवरी 1946 को पहली बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया। लेबनान तथा सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना हटाए जाने का आग्रह किया था। अमेरिका का प्रस्ताव था कि सेनाएं शीघ्र न हटाई जाएं। सोवियत संघ चाहता था कि सेनाएं तुरंत हटा ली जाएं। इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। यूएनओ की स्थापना के बाद अब तक रूस ने 125 से भी ज़्यादा बार इसका इस्तेमाल किया है। अमेरिका का स्थान दूसरा है, जहां 80 से ज़्यादा बार इन्होंने इसका प्रयोग किया है। ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार, जबकि चीन ने 10 बार से ज़्यादा इसका प्रयोग किया है। और दिलचस्प तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। वीटो शब्द का इस्तेमाल ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहीं पर भी नहीं हुआ है। एक बड़ा दिलचस्प तथ्य यहाँ पर है। तो वीटो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति है, और इसका जो परिणाम है वो ये है कि सुरक्षा परिषद एक तरीके से
सुरक्षा परिषद का एक फेल्योर पॉइंट वीटो के रूप में जो है इन 5 स्थायी सदस्यों को मिल गया और इनकी आपसी खींचतान जैसा कि शीत युद्ध के दौरान चला, अगर अमेरिकी गुट से कोई प्रस्ताव आता था तो रसिया गुट द्वारा उस पर वीटो किया जाता था और रसिया गुट से कोई प्रस्ताव आता था तो यूएसए गुट द्वारा उसका वीटो किया जाता था। तो निश्चित रूप से इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और पूरे संयुक्त राष्ट्र को उसके वास्तविक उद्देश्यों में निष्फल बना दिया था। और जो चार्टर निर्माताओं का जो मत था कि 5 महाशक्तियों का मत है कि होना विश्व शांति और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, वह कभी भी पूरा नहीं हुआ और 5 महाशक्तियां अपने आपसी अंतर्द्वंद में इतनी उलझ के रह गई कि विश्व शांति का उद्देश्य उनके लिए गौण हो गया, दोयम दर्जे का हो गया। ये हम 1945 के बाद से लगा करके जब तक शीत युद्ध चला और यूँ कहें कि जब तक 90-91 आते आते सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, तब तक ये बात चलती रही और कई दशकों तक यूएनओ अपने वास्तविक उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। इसका एक बड़ा जो कारण था वो वीटो का प्रयोग ही था। महत्वपूर्ण समस्याओं का जो निराकरण था वो दुर्लभ हो गया था और सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्रों को अमेरिका के विरोध के कारण और अमेरिकी समर्थक राष्ट्रों को सोवियत विरोध के कारण बहुत दिनों तक संघ की सदस्यता भी नहीं मिली थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने वीटो का सहारा लेकर 1956 में मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा को भंग कर दिया था। निषेधाधिकार के अधिक प्रयोग से सुरक्षा परिषद का प्रभाव भी घटने लगा था। सुरक्षा परिषद की निर्बलता के कारण महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा और इन्होंने पीस फॉर यूनिटी रेजोल्यूशन लाकर के महासभा ने उस कार्य को पूरा करने की चेष्टा की और यूएनओ महासचिव की जो नियुक्ति है उसमें भी इसका बड़ा अड़ंगा काफ़ी समय तक चलता रहा। यहाँ पर एक और टर्म आती है और वो है दोहरा निषेधाधिकार या डबल वीटो। दोहरा निषेधाधिकार या डबल वीटो। दोहरा निषेधाधिकार या डबल वीटो। दोहरा निषेधाधिकार या डबल वीटो क्या है, इस टर्म को भी हमें यह समझना है। दोहरे निषेधाधिकार या डबल वीटो में जैसा कि यह हमने कहा कि यूएनओ चार्टर ने महत्वपूर्ण विषय और प्रक्रिया संबंधी विषयों में भेद किया है। कौन से विषय प्रक्रिया संबंधी प्रोसीड्यूरल मैटर्स हैं और कौन से विषय सबस्टेंटिव या महत्वपूर्ण विषय हैं। तो कार्रवाई संचालन के जो नियम है वो तो प्रक्रियात्मक संबंधी नियम है, बैठक बुलाना है, उसका स्थान या निर्धारित करना है, जगह का निर्धारण करना है, समय का निर्धारण करना है या सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित करना है। ये तो प्रोसीड्यूरल मैटर्स में रखे गए जहां पर 9 मतों की आवश्यकता है लेकिन 5 स्थायी सदस्यों के मतों की अनिवार्यता यहां पर नहीं मानी गई है। बाकी जो मामले हैं वो महत्वपूर्ण या सबस्टेंटिव मैटर्स माने गए जहां पर 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता है लेकिन 9 सकारात्मक मतों में 5 स्थायी सदस्यों के जो है सकारात्मक मत होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रक्रिया संबंधी मामलों के अतिरिक्त किसी भी विषय में निर्णय के समय महाशक्तियां जो स्थायी सदस्य हैं उनमें कोई नकारात्मक मत प्रदान कर सकता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में नकारात्मक मत प्रदान कर सकता है के अलावा और इस प्रकार परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। यह शक्ति पहली वीटो शक्ति कहलाती है। दूसरा प्रश्न तब उठता है जब सुरक्षा परिषद को यह तय करना होता है कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं है। चूंकि प्रश्न कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है अथवा नहीं है, ये एक विधिक कार्य नहीं है, अतः इस पर 9 सदस्यों के मत अनिवार्य हैं जिनमें 5 स्थायी सदस्यों के मत भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रश्न के निर्धारण में स्थायी सदस्य दूसरे वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला वीटो शक्ति का प्रयोग किसी मुद्दे को प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण विषय कौन से विषय में रखा जाए इसका निर्णय करने के लिए जो है वीटो का प्रयोग किया जाता है। और फिर जब वह विषय मान लीजिए महत्वपूर्ण विषयों में सम्मिलित कर दिया जाता है तो दोबारा से उस पर निर्णय रोकने के लिए स्थायी सदस्य उसमें वीटो का प्रयोग कर लाते हैं। तो ये शक्ति जो है डबल वीटो कहलाती है या दोहरा निषेधाधिकार कहलाता है। संक्षेप में इन प्रावधानों के कारण दोहरी वीटो शक्ति महाशक्तियों को प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वे सुरक्षा परिषद की किसी भी कार्रवाई को रद्द करवा सकती हैं और ये उसको यूएनओ को अपने वास्तविक उद्देश्यों में सफल होने से भी रोक देती है। सुरक्षा परिषद की जो भूमिका यूएनओ में दिखाई देती है, बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक शस्त्र की भांति प्रयोग में लिया है।
कुछ विद्वानों का मत है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथों का खिलौना मात्र है और महाशक्तियों का सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनसुनी कर देते हैं। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत किसी भी तरह का निर्णय लेने में वह संभव नहीं है, सक्षम नहीं है, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का ही निर्णय है, यानी 5 राष्ट्रों का ही निर्णय है। सुरक्षा परिषद की सफलता में उनकी शक्तिहीनता भी बाधक है। उसके पास न तो अपनी कोई सैन्य ताकत है, सुरक्षा परिषद के निर्णयों का आज अनेक राष्ट्र सम्मान नहीं करते हैं, बड़े राष्ट्र स्वयं उसकी उपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रभाव बढ़ना एक अनिवार्य तथ्य हो जाता है और उन्होंने यूनिटी पीस फॉर रिजोल्यूशन जो लेकर के आए वो इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव लेकर के आए, महासभा ने अभूतपूर्व शक्तियां अपने पक्ष में कर ली। संक्षेप में महासभा का प्रभाव बढ़ रहा है और सुरक्षा परिषद की भूमिका का ह्रास हो रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद का महत्व पूर्णतः समाप्त हो गया है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए कम नहीं हो सकता कि 5 महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व है। वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए इन 5 महाशक्तियों का सहयोग आज भी अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट, धन्यवाद।